हेलो, मैं अमरेंद्र कुमार। स्वागत है आपको निर्माण अड्डा में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार स्पेशल बिहार पुलिस के लिए अंतिम चुनौती बैच। ये क्लास 2 होगा। इसके पहले मैंने क्लास 1 को अच्छे से डिस्कशन किया था। उम्मीद करता हूँ कि वो क्लास आपको पसंद आई होगी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपको अंतिम चुनौती बैच का क्लास 2, है ना। ये स्पेशल बिहार पुलिस के लिए, है ना। स्पेशल बिहार पुलिस के लिए याद रखेंगे आने वाली जो वैकेंसियाँ है, अगर इसी तरह से मेरा क्लास एक एक चैप्टर को आप देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर में आपकी बहुत अच्छी से तैयारी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। इसमें पहला नंबर प्रश्न है कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है। तो सीधे इसका आंसर हो जाएगा आपका, सीधे इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी गोदावरी नदी। जो जायकवाड़ी परियोजना है ये आपको गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अब गोदावरी नदी के संदर्भ में बात करें तो गोदावरी नदी आपको त्र्यंबकेश्वर नामक जगह से निकलती है और 1465 किलोमीटर, है ना। इसकी जो लंबाई है वह 1465 किलोमीटर है। और इसके संदर्भ में याद रखेंगे ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ना। आपको मैंने बताया कि दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इसे याद रखेंगे, इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है ना। वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर कावेरी नदी की बात करें तो याद रखेंगे इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है ना। इसे दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है ना। और इसकी जो लंबाई है वो 801 किलोमीटर, है ना। इसकी लंबाई है 801 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलता है। इसकी जो उत्पत्ति होती है वो आपको ब्रह्मगिरी पर्वत से उत्पन्न होता है ना। ब्रह्मगिरी पर्वत से उत्पन्न होता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे, है ना। क्वेश्चनों को ध्यान से हम देखेंगे। उसके बाद कृष्णा नदी की बात करें तो याद रखेंगे कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और इस नदी के तट पर आपको नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है ना। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी की बात करें तो याद रखेंगे यह आपको विंध्याचल पर्वतमाला के मैकाल श्रेणी में स्थित अमरकंटक से यह नदी निकलती है ना। अमरकंटक से यह नदी निकलती है। और याद रखेंगे ये नदी जो है आपको पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसके संदर्भ में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो आपको नर्मदा नदी है ना। दो नदियां हैं, नर्मदा एवं ताप्ती नदी, जो आपको एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो इस तरह से हम देख लेंगे कि कृष्णा नदी पर आपको नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किया गया है। गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना का निर्माण किया गया है। कावेरी नदी पर आपको शिव समुद्रम परियोजना का निर्माण किया गया है। इस शिव समुद्रम जो परियोजना है याद रखेंगे इसकी स्थापना 1902 में की गई और ये भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है ना। आपको नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। सरदार सरोवर बांध के संदर्भ में याद रखेंगे मध्य प्रदेश और गुजरात इसके लाभान्वित होने वाले राज्य है। हालांकि इस नर्मदा नदी पर बनाए गए सरदार सरोवर बांध को लेकर के प्रसिद्ध एक समाजशास्त्री थी आपको मेधा पाटिकर, जिन्होंने पर्यावरण शास्त्री हम कह सकते हैं, पर्यावरण शास्त्री कह सकते हैं, थी मेधा पाटिकर, जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम एक एक को देख सकते हैं। फिर दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। याद रखेंगे संविधान सभा में आपको संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार की बात आएगा तो इसका आंसर हो जाता है आपको सर BN राव, यानी पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। इन्हें ध्यान देंगे संविधान सभा की दूसरी जो बैठक हुई थी वह 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी समय इन्हें संविधान सभा के
संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे और इन्होंने याद रखेंगे, पहला पॉइंट याद रखेंगे, ये संविधान के प्रारूप को तैयार किया था, है ना। इन्होंने संविधान के प्रारूप को तैयार किया था जिसमें अनुच्छेदों की संख्या रखा था इन्होंने 243 और अनुसूचियों की संख्या रखा था 13, है ना। तो यहाँ दो तरह से प्रश्न बनेंगे। प्रश्न बने कि संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछे कि संविधान के प्रारूप को किसने तैयार किया था, तो सर PN राव ने तैयार किया था और इन्हें संविधान का सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था, है ना। अगर MC सीतलवार की बात करें तो याद रखेंगे ये भारत के प्रथम महान्यायवादी हैं, भारत के प्रथम महान्यायवादी हैं। हालांकि वर्तमान में भारत के जो महान्यायवादी के हैं वो R वेंकट रमणी हैं, है ना, R वेंकट रमणी हैं, ये ध्यान देना होगा। उसके बाद हम 3 नंबर में बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी। ध्यान देंगे, मिताक्षरा को लिखा था विज्ञानेश्वर ने, मिताक्षरा को लिखा था विज्ञानेश्वर ने। याद रखेंगे इस पुस्तक में संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रावधान किया गया है और उत्तराधिकार के नियमों का प्रावधान किया गया है ना। इसी से रिलेटेड और एक पुस्तक है दाय भाग, ये ध्यान देंगे, दाय भाग, इसको लिखा था जीमूत वाहन ने, जीमूत वाहन ने। इसमें भी आपको हिंदू परिवारों और उनके उत्तराधिकारों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो मिताक्षरा का लेखक विज्ञानेश्वर हैं और दाय भाग का लेखक जीमूत वाहन है ना, ये ध्यान देना होगा। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। याद रखेंगे पुष्टि मार्ग के दर्शन की जो स्थापना की थी वह वल्लभाचार्य ने की थी। इनके संदर्भ में याद रखेंगे ये तमिल क्षेत्र के ब्राह्मण थे, तमिल क्षेत्र के तमिल ब्राह्मण थे, याद रखेंगे। और इनका जो जन्म हुआ था वह वाराणसी में हुआ था, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और ये कृष्ण मार्गी थे, ये ध्यान देंगे, ये आपको कृष्ण मार्गी थे, है ना। चौथा नंबर, इनके अगर संप्रदाय की बात करें, अगर संप्रदाय की बात करें तो याद रखेंगे ये आपको रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे, है ना, ये आपको रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे, है ना, रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। इसके अलावा अगर इनके हम दार्शनिक सिद्धांत की बात करें तो याद रखेंगे इनका जो दार्शनिक सिद्धांत था, दार्शनिक जो सिद्धांत था वो आपका दार्शनिक सिद्धांत आपको शुद्धाद्वैतवाद था, शुद्धाद्वैतवाद था। तो इनके संदर्भ में इतना पॉइंट याद रखेंगे कि जो वल्लभाचार्य थे तमिल ब्राह्मण थे, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और ये कृष्ण मार्गी थे, है ना, ये कृष्ण मार्गी थे। इनके जो संप्रदाय था ये आपको रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे और इनका जो दार्शनिक सिद्धांत है वह शुद्धाद्वैतवाद था और इनके भक्ति का जो आधार था वो आपका पुष्टि मार्ग था। इसी तरह चैतन्य की अगर बात करें तो याद रखेंगे ये चैतन्य भी आपको कृष्ण मार्गी थे, है ना, चैतन्य भी कृष्ण मार्गी थे और इन्होंने आपको अचित्य भेदाभेद नामक दर्शन का प्रतिपादन किया था। अंचित्य भेदा भेद, है ना, नामक दर्शन का इन्होंने प्रतिपादन किया था। अगर सूरदास की बात करें तो ये जहांगीर के समकालीन थे। अगर नानक की बात करें तो इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, यानी प्रथम सिख गुरु थे। कंप्लीट ना। उसके बाद 4 नंबर में हम चलते हैं। 4 नंबर है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी। इसका आंसर हो जाएगा आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, आखिर स्वामी दयानंद सरस्वती थे कौन। इनका जो जन्म हुआ था वो 1824 में गुजरात के मौरवी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था, है ना। इनके बचपन का नाम आपको मूल शंकर था। 21 वर्ष के अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया और गृह त्याग के बाद 3 वर्षों तक ये आपको अपने घुमक्कर के जीवन व्यतीत किया और 24 वर्ष की अवस्था में नर्मदा नदी के तट पर आपको, नर्मदा नदी के तट पे ये आपको पहुंच जाते हैं स्वामी पूर्णानंद के दरबार में। और स्वामी पूर्णानंद के दरबार में यानी आश्रम में जब पहुंचते हैं तो वहां पे गृह त्याग की शिक्षा लेते हैं
और गृह त्याग की जब शिक्षा लेते हैं तो वहीं पे स्वामी पूर्णानंद इन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती नाम देते हैं। और यहाँ से आगे चल जाते हैं आपको मथुरा के बिरजानंद के यहाँ, स्वामी बिरजानंद 1860 में, और वहाँ जाकर ये आपको वेद व्याकरण है ना की शिक्षा ग्रहण करते हैं, संस्कृत वेद और व्याकरण की शिक्षा ग्रहण करते हैं। और वहीं पर स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाते हैं, यानी स्वामी दयानंद की जो प्रथम गुरु हैं वो आपको स्वामी बिरजानंद है। और वहीं से उन्होंने आशीर्वाद लेकर के आप बाहर निकलते हैं, और निकलने के बाद 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना करते हैं बम्बई में, जिसका मुख्यालय 1877 में लाहौर में स्थापित होता है ना। इनके अगर सिद्धांतों की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले शुद्धि आंदोलन चलाया था, सबसे पहले शुद्धि आंदोलन चलाया था। इनके संदर्भ में समझेंगे क्या है कि वैसे हिंदू जो हिंदू धर्म छोड़ करके किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर लिए थे और पुनः हिंदू धर्म में आना चाहते थे, उनके लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। दूसरा इन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। इन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है, ये इन्होंने कहा था। तीसरा नंबर पॉइंट याद रखेंगे, इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, यानी भारत के सभी सनातन परंपराओं के जो आधार स्तंभ बताया था वह वेद को बताया था, इसीलिए इन्होंने वेदों की ओर लौटों का नारा दिया था, है ना, वेदों की ओर लौटों का नारा दिया था। और सबसे पहले इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों की बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश, वेदभास भूमिका, है ना, वेदभास भूमिका आपको जैसे किताबों को इन्होंने रचना की। इसके अलावा इनके समकालीन एक द लंदन टाइम्स के संपादक थे वैलेंटाइन सिरोल, उन्होंने अपने पुस्तक अनरेस्ट इंडियन में स्वामी दयानंद सरस्वती के संगठन आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था। हालांकि आगे चल करके, हालांकि इन्हें याद रखेंगे, भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से भी जाना जाता है। 1883 में अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होती है तो आर्य समाज दो भागों में बढ़ जाता है, एक आपको पाश्चात्यवादी समाज और एक प्राच्य समाज, यानी दो भागों में बढ़ जाता है। तो पाश्चात्यवादी समाज को जो सपोर्ट करने वाले थे वो लाला हंसराय थे और लाला लाजपत राय थे। और लाला लाजपत राय ने ही 1886 में आपको लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की। और प्राच्य समर्थक जो थे वो आपको लेखाराम, मुंशी राम, स्वामी श्रद्धानंद थे। और इन लोगों ने 1902 में हरिद्वार के कांगड़ी में इन्होंने गुरु की स्थापना की थी। तो ये इसको संदर्भ में इतना हमको जानना होगा, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो याद रखेंगे, भारत के बीचों बीच होकर गुजरने वाली जो रेखा है वह कर्क रेखा है ना। ये भारत के बीचों बीच होकर गुजरने वाली कर्क रेखा है। इनके संदर्भ में याद रखेंगे, जो कर्क रेखा है ये आपको उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और ये विश्व के 17 देशों से होकर गुजरता है, विश्व के 17 देशों से होकर गुजरता है, या भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। और इस पर भारत के 8 राज्य स्थित है, भारत के 8 राज्य स्थित है। इन 8 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम ये राज्य स्थित है। हालांकि इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार इसका एक ट्रिक है। इसके आधार पर आप कर्क रेखा पर स्थित आप इन राज्यों को आसानी से याद कर सकते हैं, है ना, आसानी से याद कर सकते हैं, है ना। ये जैसे है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर हम तीनों रेखाओं की बात करें तो अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिनके माध्यम से तीनों रेखाएं गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा है भूमध्य रेखा है ना। इसके अलावा कांगो या जायरे नदी या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और विक्टोरिया झील के बीचों बीच से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसका देखना होगा इतना।
उसके बाद है 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में स्थित है, तो याद रखेंगे 10 डिग्री जो चैनल है ये आपको 10 डिग्री जो चैनल है ये आपको स्थित है छोटा अंडमान एवं कार निकोबार, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में स्थित है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, चैनल से रिलेटेड कुछ पॉइंट आता है। पहला नंबर है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल ये याद रखेंगे, ये आपको लक्षद्वीप एवं मालदीव को अलग करता है, मालदीव को अलग करता है। दूसरा नंबर है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल है ये आपको लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है। 3 नंबर है आपका 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल ये आपको छोटा अंडमान, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार, कार निकोबार को अलग करता है। चौथा नंबर है आपको, चौथा नंबर है आपको ग्रैंड चैनल, ध्यान देंगे ग्रैंड चैनल ये आपको ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार एवं इंडोनेशिया को अलग करता है, इंडोनेशिया को अलग करता है। 5वां नंबर है आपका कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट ये ध्यान देंगे ये आपको उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान एवं म्यांमार यानी कोको द्वीप यानी कह सकते हैं कोको द्वीप को अलग करता है, कोको द्वीप को अलग करता है। ये जो कोको द्वीप है ये आपको म्यांमार में स्थित है, म्यांमार में स्थित है। और पाक जलमग्रह जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो ये हम देख सकते हैं अलग अलग चैनलों को। उसके बाद है आपका 8 नंबर लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, तो याद रखेंगे लोकसभा के लिए निर्वाचित किए गए अधिकतम सदस्यों की संख्या 543 है। अगर अधिकतम की बात करें तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या आपको 550 है, 550 है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 आपका 50 है ना। और राज्य विधानसभाओं के अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 होती है और न्यूनतम होता है 60, ये ध्यान देंगे। फिर समझेंगे लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 और वर्तमान में या निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है ना। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 लेकिन वर्तमान में आपका 245 है ना। और किसी राज्य विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 होता है और न्यूनतम 60 होता है ना। लेकिन अपवाद में आपको 40 से भी कम मिले हैं, जैसे सिक्किम का 32 है, ठीक ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं। याद रखेंगे गुप्तों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को रुपयक कहा जाता है ना, रुपयक कहा जाता है। याद रखेंगे करसापड़ 6ठी शताब्दी में प्रारंभ हुआ लेकिन मौर्य साम्राज्य में, मौर्य वंश में यह अस्थायी रूप धारण कर लिया है ना। ये सिक्का का रूप है। दिनार गुप्त वंशों के द्वारा चलाया गया, गुप्त वंश के द्वारा चलाया गया सोने का सिक्का है, सोने का सिक्का है, ये ध्यान देंगे, ठीक ना। तो इस तरह से एक एक क्वेश्चन को हम देखे चलेंगे। 10 नंबर है दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम का संगीतकार किसको जाना जाता है, तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा दिगंबर विष्णु पलुस्कर है, इसके दिगंबर विष्णु पलुस्कर है। अगर दांडी मार्च की बात करें तो दांडी मार्च जो प्रारंभ किया गया था, ये प्रारंभ किया गया आपको दांडी मार्च को जो प्रारंभ किया गया था, ये प्रारंभ किया गया था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930।
गांधी के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और इसी नमक सत्याग्रह के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, है ना। उसके बाद है 11 नंबर, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये आपको कटक में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। उसके बाद है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए आपको लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है ना। पैरोमीटर की बात करें तो इसे आपको पैरोमीटर से उच्च तापमान का माप किया जाता है, उच्च तापमान का माप किया जाता है। टेकोमीटर की हम बात करें तो याद रखेंगे, टेकोमीटर, टेकोमीटर से घूर्णन दिशा का माप किया जाता है, घूर्णन दिशा का माप किया जाता है, यानी किसी मोटर वाहन के आरपीएम का माप किया जाता है, उसकी गति की माप की जाती है। इसमें आ जाता है कि स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, तो याद रखेंगे स्पीडोमीटर से वाहनों के रैखिक गति का माप किया जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा में, है ना। वाहनों के रैखिक गति की माप की जाती है। तो याद रखेंगे टेकोमीटर से घूर्णन दिशा का माप किया जाता है आरपीएम में, स्पीडोमीटर से वाहनों के रैखिक गति की माप की जाती है किलोमीटर प्रति घंटा में, है ना। पायरोमीटर से उच्च तापमान का माप किया जाता है और लैक्टोमीटर से आपको दूध की शुद्धता का माप किया जाता है। उसके बाद 13 नंबर, अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट से आपको अग्नि बुझाने के यंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है, ये एकदम सामान्य क्वेश्चन है कि इसकी जो होती है वह लाल रोशनी में होती है, 14 नंबर। उसके बाद है 15 नंबर, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? याद रखेंगे अभिनव भारत, अभिनव भारत, अभिनव भारत की जो स्थापना की गई वो 1904 में इसकी स्थापना की गई विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था, है ना। हालांकि इनके और एक भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर, दो भाइयों ने इसकी स्थापना की। ये एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन थी, गुप्त क्रांतिकारी संगठन थी। लेकिन यहाँ याद रखेंगे ये अभिनव भारत से पहले इसका नाम था मित्र मेला, मित्र मेला इसका नाम था, है ना। और मित्र मेला की जो स्थापना की गई थी वो 1899 में। तो समझेंगे, मैंने बताया कि अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो वीर सावरकर के द्वारा किया गया। जो अभिनव भारत है इसकी स्थापना 1904 में दो भाइयों ने की, विनय दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने किया। यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन थी और अभिनव भारत से पहले इसका नाम था मित्र मेला, जिसकी स्थापना किया गया 1899 में। आगे बढ़ते हैं, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखेंगे श्रीनगर झेलम नदी के तट पे स्थित है और श्रीनगर की स्थापना किया था किसने? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने, है ना। रावी नदी की बात करें तो रावी नदी को परुसड़ी नदी के नाम से भी जाना जाता है, परुसड़ी नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी नदी पर याद रखेंगे दसराग युद्ध लड़ा गया था और वर्तमान में इस नदी पर एक बांध बनाए गए हैं जिसका नाम है आपका पोंग बांध परियोजना, पोंग बांध परियोजना, है ना। क्षमा चाहते हैं, थीन बांध परियोजना। इस नदी पर आपको थीन बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। थीन बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। सतलज नदी की बात करें तो प्राचीन काल में इसको सतुद्री नदी कहा जाता है और इस सतलज नदी पर 3 बांधों का निर्माण किया गया है। भाखड़ा नांगल परियोजना,
कोल्डम परियोजना और नाथपा झाकरी परियोजना, इन 3 नदियों का निर्माण किया गया है। चिनाब नदी की बात करें तो इसको प्राचीन काल में अस्किनी नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से आपका है 16 का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 17 नंबर, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है आपको डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक में सिक्का का अध्ययन किया जाता है और एपिग्राफी में अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है ना। इसमें अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है, ठीक ना। यानी 17 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? याद रखेंगे क्लोरोफिल में मैग्नीज पाया जाता है। अगर हम खोज की बात करें तो याद रखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, एवं कैल्शियम। इन चारों का खोज किया था हेम्फ्रे डेवी ने। इन चारों का खोज किया था हेम्फ्रे डेवी ने और नाइट्रोजन का खोज किया था रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 19 नंबर, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है और याद रखेंगे इसका खोज किया था कैवेंडिश ने। इसका खोज किया था कैवेंडिश ने। मीथेन का खोज किया था एल्सांड्रो वोल्टा ने। एल्सांड्रो वोल्टा ने इसके खोज किया था। ऑक्सीजन का खोज किया था सीले एवं प्रिस्टले ने। सीले एवं प्रिस्टले ने इसका खोज किया था और हीलियम का खोज किया था लोकेयर। हीलियम का खोज किया लोकेयर। और याद रखेंगे ये आपको अक्रिय गैस है ना, ये आपका अक्रिय गैस है यानी नोबेल गैस है, ये ध्यान देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 20 नंबर, भारतीयों के लिए एक महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क, है ना। इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क ने सिल्क मार्ग का निर्माण कराया था। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इनके संदर्भ में याद रखेंगे इनके द्वारा लिखा गया जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह है गीतांजलि, है ना। प्रसिद्ध पुस्तक जो है आपका गीतांजलि है, जिसका अर्थ होता है गीतों का संग्रह। इसका अर्थ होता है गीतों का संग्रह, है ना। और इसी पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रगान को लिखा था, है ना, जिसको सबसे पहले प्रकाशन किया गया देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित पत्रिका तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता के नाम से, जो आगे चल करके राष्ट्रगान बना, है ना। इसकी अधिकतम अवधि 52 सेकेंड की है और निम्नतम अवधि आपको 20 सेकेंड की है, ठीक ना। मुल्क राज आनंद की अगर बात, हालांकि इनके द्वारा और एक किताब को याद रखेंगे द गार्डनर, जिसमें कविताओं का संग्रह, इसका अर्थ होता है इनमें कविताओं का संग्रह किया गया, है ना। और गीतांजलि के संदर्भ में याद रखेंगे 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत के साथ साथ एशिया का पहला ऐसा साहित्य था जिसे नोबेल का साहित्य पुरस्कार दिया गया। मुल्क राज आनंद की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया था कूली। मैं एक एक किताबों को बताते चल रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा लेंगे तो और भी क्वेश्चन है ना। मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया कुली और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 2 पुस्तकों को लिखा गया। पहला नंबर लिखा गया था आनंद मठ लिखा गया था और इसमें याद रखेंगे इसमें जो वर्णन मिलता है, पहला मिलता है राष्ट्रीय गीत का, है ना। और सबसे पहले राष्ट्रीय गीत का इसमें वर्णन मिलता है ना। और इसी में आपको सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है और इनके द्वारा लिखा गया दूसरा जो पुस्तक होता है वो होता है देवी
चौधरानी होता है और इनके द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका होता है जिसका नाम होता है बंग दर्शन। बंग दर्शन याद रखना होगा। विष्णु शर्मा की बात करें तो इन्होंने एक किताब लिखी थी पंचतंत्र। पंचतंत्र जो विश्व का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथों में था, है ना, गुप्त कालीन ये थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 22 नंबर, 7वीं अनुसूची में किस विषय का वर्णन मिलता है? तो याद रखेंगे 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, इन तीनों का वर्णन मिलता है। संघ सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। राज्य सूची के संदर्भ में जो वर्णित विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार आपको राज्य को होता है, और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है, लेकिन मान्य होता है आपको संसद का। इसके अलावा और एक सूची है अवशिष्ट सूची, जो इसमें शामिल नहीं होते हैं तो अवशिष्ट सूची में रखा जाता है, हालांकि वो कनाडा से ले गए हैं, और उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। पंचायती राज व्यवस्था का जो उल्लेख होता है आपको अनुसूची 11 में होता है, और भाषाओं का जो उल्लेख है वो आपको अनुसूची 8 में उल्लेख किया गया है ना। उसके बाद 23 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है? यहाँ सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अलग अलग ग्रहों का परिक्रमण और परिभ्रमण अवधि क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान से हम देखेंगे। पहला नंबर आपको बुध। अब ध्यान देंगे बुध का परिक्रमण अवधि और परिभ्रमण अवधि दोनों में एक साथ कर दे रहा हूं, यहां ध्यान देंगे। पहला नंबर परिक्रमण अवधि है 88 दिन और आपको परिभ्रमण अवधि है 59 दिन। दूसरा नंबर है आपको शुक्र। शुक्र का जो परिक्रमण अवधि है वह 225 दिन और परिभ्रमण अवधि है 243 दिन। तीसरा नंबर है आपको पृथ्वी। पृथ्वी का जो परिक्रमण अवधि है वो आपका है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, और परिभ्रमण अवधि है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। 4 सेकेंड है। चौथा नंबर है आपको मंगल। मंगल का जो परिक्रमण अवधि है वह 687 दिन है और परिभ्रमण अवधि है आपको 24 घंटा 37 मिनट 33 सेकेंड। 5 नंबर में आपको बृहस्पति। बृहस्पति का जो परिक्रमण अवधि है आपको 11.86 वर्ष और परिभ्रमण अवधि है 9 घंटा 55 मिनट। उसके बाद 6 नंबर है आपको शनि। शनि का जो परिक्रमण अवधि है 29.5 वर्ष है और परिभ्रमण अवधि है 10 घंटा 40 मिनट। 7 नंबर अरुण है यानी यूरेनस। इनका जो परिक्रमण अवधि है वो 84 वर्ष है और परिक्रमण अवधि है 11 घंटा। उसके बाद अगर हम वरुण की बात करें 8 नंबर वरुण, तो वरुण का जो परिक्रमण अवधि है 165 वर्ष लगभग और परिभ्रमण अवधि है 16 घंटा। तो सभी ग्रहों का अपना अलग अलग परिक्रमण और परिभ्रमण अवधि है, और इन आधारों पर क्योंकि ग्रहों का परिक्रमण अवधि परिभ्रमण अवधि आपको याद रखना है तभी जाकर के आंसर कर पाएंगे। अब यहाँ देखेंगे जैसे शनि का कर है कि सबसे अधिक सूर्य ग्रह का एक परिक्रमण सबसे अधिक समय लेता है, तो ध्यान देंगे शनि का है 29.5, शुक्र का है 225 दिन, बुध का है 88 दिन और बृहस्पति का है 11.86 वर्ष। तो इसके अनुसार आंसर हो जाएगा आपको शनि, यानी 23 का आंसर हो जाएगा शनि। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 24 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? तो याद रखेंगे चंबल घाटी परियोजना से जो स्थित है वो आपको गांधी सागर परियोजना है ना। यहाँ ध्यान देंगे कि चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी का जो उद्गम है वो आपको विंध्याचल पर्वतमाला के जनापाव हिल से निकलती है ना। चंबल नदी आपको विंध्याचल पर्वतमाला के जनापाव हिल से निकलती है और ये आपको यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, और इसी पर आपको 3 सागर का निर्माण किया गया है। पहला सागर है आपको गांधी सागर, गांधी सागर का निर्माण किया गया है। दूसरा नंबर जवाहर सागर का निर्माण किया गया है,
जवाहर सागर का निर्माण किया गया है और तीसरा नंबर आपको राणा सागर का निर्माण किया गया है ना। तो चंबल नदी पर 3 सागरों का निर्माण किया गया है, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा सागर। यहाँ ध्यान देंगे, पूछेगा कि गांधी सागर किस राज्य में है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में है, और जवाहर सागर, राणा सागर किस राज्य में है, तो ये आपको राजस्थान में है। तो इस तरह से इसको देखना होगा। अगर हीराकुंड बांध परियोजना की बात करें तो हीराकुंड बांध परियोजना आपको ओडिशा में स्थित है, ओडिशा में स्थित है। इसके संदर्भ में याद रखेंगे, यह हीराकुंड बांध जो है वह महानदी के तट पे स्थित है ना। ये स्थित है आपको महानदी के तट पे स्थित है। महानदी का जो उद्गम है वो आपको अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी है। और याद रखेंगे ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, जो हीराकुंड बांध है ये विश्व का सबसे लंबा बांध है ना। यानी इसकी जो लंबाई है वो लंबाई आपको 4801 मीटर है ना। और याद रखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत इस बांध का निर्माण किया गया था। भाखड़ नंगल परियोजना की बात करें तो इस बांध का, इस परियोजना का जो निर्माण किया गया था वह सतलज नदी के तट पर किया गया था। और याद रखेंगे सतलज नदी का जो उद्गम है वो आपको राकसताल झील से है। और इस भाखड़ा नांगल परियोजना से 4 राज्य लाभान्वित होते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। और याद रखेंगे इस परियोजना का भी जो निर्माण किया गया था वह प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। और इसी पर सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध का निर्माण किया गया। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि विश्व के सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है, तो भाखड़ा नांगल बांध है, जिसकी ऊंचाई है 226.5 मीटर। ये याद रखेंगे। रिहंद परियोजना की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी के तट पर स्थित है, ठीक ना। तो 24 नंबर में इस तरह से हम देखेंगे। उसके बाद है 25 नंबर, प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था। पहले तो ये जानना होगा कि प्लासी का युद्ध हुआ कब। प्लासी का जो युद्ध हुआ वो 23 जून 1757 को हुआ था। और यह युद्ध हुआ था आपको बंगाल में। ये युद्ध हुआ था बंगाल में हुगली नदी के तट पे, हुगली नदी के तट पे यह युद्ध हुआ था। और याद रखेंगे इस युद्ध के पीछे मुख्य कारण था ब्लैक होल ट्रेजेडी। हालांकि इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा षड्यंत्र किया जाता है मिर्जाफर से मिल करके, और इस युद्ध में ही सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। और यहीं से यहाँ प्रश्न आ जाए कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेश का अस्थायी साम्राज्य का अस्थायी राज्य कहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्लासी के युद्ध से स्टार्ट होता है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बंगाल। हम देखते हैं आगे। उसके बाद 26 नंबर, 1857 के सैन्य विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। याद रखेंगे 1857 की क्रांति कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है। 1857 की क्रांति के पीछे 100 वर्षों का इतिहास जिम्मेदार है। जैसे हम अभी मैंने बताया कि 1757 से लेकर आपको 1857 तक, तो 1757 की घटना 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध, और 1857 में 10 मई 1857 सैनिकों के द्वारा मेरठ में विद्रोह। लेकिन इस 1857 के क्रांति के पीछे अगर कारणों की बात करें तो सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, सैन्य कारण और चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। तो तत्कालिक जो कारण बना वो आपको लगा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, है ना। क्योंकि तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग ने, उन्होंने बिना भारतीय सैनिकों की अनुमति के पुराने ब्राउन बेस राइफल की जगह नया एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवा दिया। हालांकि इस राइफल में चर्बी कारतूस को भरने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था, क्योंकि सैनिकों में यह अफवाह थी कि इसमें जो कारतूस में जो मैटर भरे गए हैं वो आपको गाय एवं सुअर के चर्बी से इसको भरे गए हैं। चूंकि ब्रिटिश सेना में दोनों धर्मों के सेना मौजूद थे, हिंदू और मुस्लिम, तो हिंदुओं के लिए गाय वर्जित थी और मुसलमानों के लिए सुअर, इसलिए दोनों धर्मों के सैनिकों ने इस चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध किया। हालांकि विरोध करने में सबसे पहले जो थे मंगल पांडे ने, ये 24वीं इन्फेंट्री के जवान थे बैरकपुर छावनी के, और इन्होंने ही सबसे पहले 29 मार्च 1857 को इन्होंने चर्बी लगे कारतूस के विरोध का विरोध किया, और विरोध करने के बाद अपने 2 सैन्य अधिकारियों की हत्या कर दी। पहला जनरल ह्यूसन और दूसरा लेफ्टिनेंट बॉग, हत्या करी है। तब जाकर के 8 मई 1859
57 को इनको सैनिक अदालत के द्वारा फांसी दे दी जाती है। इसके बाद आपको कानपुर के बिट्ठो नामक स्थान पर जो नाना साहब के सहयोगी थे अजीमुल्ला ने, है ना, उन्होंने ही 1857 की क्रांति की योजना बनाती है और योजना का तारीख निर्धारित करते हैं आपको 31 मई 1857। लेकिन कुछ उत्साही सैनिकों के द्वारा उस तारीख का वेट न करके 21 दिन पहले ही यानी 10 मई 1857 को क्रांति का विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से हम एक एक कहानी को हम देखते चलेंगे। फिर आगे बढ़ता हूं मैं। 27 नंबर है चौरी चौरा कांड संबंधित है। याद रखेंगे चौरी चौरा जो कांड हुआ था, ये कांड हुआ था आपको 5 फरवरी 1922 को, है ना, और असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को। तो असहयोग आंदोलन से संबंधित आपको चौरी चौरा कांड याद रख लेंगे, है ना। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8-9 अगस्त 1942 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो ये सब देखना होगा, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र करना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसे प्रेषित कर सकता है? तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति को, है ना। भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। अब ध्यान देंगे अगर राष्ट्रपति के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत सूचना देते हैं और उसके बाद तत्कालीन प्रभाव से आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है उपराष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति के शेष काल का कार्यकाल 6 महीने से अधिक है तो चुनाव होंगे, अगर उससे कम है तो चुनाव नहीं होंगे, बल्कि उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 29 नंबर। तुलसीदास निम्न के राजत्व काल में रहते थे। याद रखेंगे तुलसीदास अकबर के समय में रहते थे। अब यहाँ ध्यान देंगे अकबर के समकालीन थे, उनके दरबार से तुलसीदास का कोई लेना देना नहीं था, इनके समकालीन थे, इनके 9 रत्नों में ये भी शामिल नहीं थे, ये ध्यान देंगे। तो अकबर के समकालीन तुलसीदास थे, न कि उनके दरबार से रिलेटेड थे। और इनके संदर्भ में याद रखेंगे इन्होंने ही एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था रामचरितमानस की, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं आपका 30 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन विशालतम रेगिस्तान है? याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वह सहारा रेगिस्तान है। अफ्रीकी कंटिनेंटल के उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। 11 देशों में यह विस्तृत है ना, 11 देशों में विस्तृत है। गोबी मरुस्थल की बात करें तो ये चीन एवं मंगोलिया में स्थित है ना। तो इस तरह से मैंने देखा कि बिहार पुलिस की अंतिम चुनौती का मैंने सेट 2 को कंप्लीट किया, इसके पहले मैंने सेट 1 को कंप्लीट किया था। इस तरह से समय समय पर बिहार पुलिस जो 22,000 लगभग वैकेंसियां आ रही है, इसको लेकर मैंने एक एक सेट को लेकर आ रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और अगर क्लास अच्छा लगता है तो जरूर इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही अपना कमेंट जरूर इसमें देंगे कि क्लास कैसा लग रहा है। इसके अलावा जहां तक हो सके एक एक टॉपिक को मैं आप लोग को अच्छा से क्लियर करा के लेकर चलूंगा। रहने देते ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक बेस्ट ऑफ लक।